ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पिछला जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का जो जारी हुआ उसमें ये क्लियर कर दिया गया है लॉकडाउन 3 के बारे में। और इसके कारण कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि आगामी जो 1 या 2 महीने हैं उसमें लगभग से कोई भी स्कूल या कॉलेज जो है वो नहीं नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो हम ऑनलाइन जो है अपनी तैयारी को शुरू करें या फिर जो बुक्स हैं जो हमारे घर पे उपलब्ध हों उसकी सहायता से अपनी तैयारी को करें। और इसीलिए हमने क्या सोचा कि चूंकि क्लास तो बंद है तो इसलिए हमने ये सोचा कि लगातार जो वीडियो है उसको और जो है ज़्यादा गति से आपके पास हम उपलब्ध करा पाएँ। और इस तरह से हमने ये डिसाइड किया है कि अब आगे से जो भी आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे वो मुख्य रूप से रोज 2 वीडियो हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका तैयारी जो है और ज़्यादा तेजी से पूरा हो सके। क्योंकि हम लोग भले ही मान लेते हैं कि लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में ये बात क्लियर है कि आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं अभी तक पेंडिंग है उन सबको सरकार काफ़ी तेजी से लेने का प्रयास करेगी। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपना तैयारी जो है वो करते रहें, हम अपने कर्म को करते रहें और बाकी जो है फल तो मिल ही जाएगा आगे चल के। तो फिलहाल इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनज़र मैंने ये जो है ये सीरीज शुरू किया है बायोलॉजी का। और इसमें हम आपको बता दें कि हमारा जो चैप्टर है वो अभी कोशिका चैप्टर चल रहा है और जिसमें ये हम लोग का आज का 5वां लेक्चर है। पिछला जो लेक्चर हम लोग का था कोशिका के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कोशिका की संरचना के बारे में। और कोशिका की संरचना जो मैंने शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिका की संरचना जो है वो अध्ययन की दृष्टि से हम लोग उसको सुविधा के लिए 3 भागों में बांट करके और स्टडी करते हैं। जिसमें से जो पहला पार्ट था जिसको हम लोग जानते हैं कोशिका झिल्ली के नाम से, उसमें हम लोग मतलब जो फर्स्ट जो पार्ट था उसको मेन जो कोशिका का जो आवरण होता है, जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोशिका के बाहरी आवरण के रूप में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जा सकती हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो जंतु कोशिका है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में सबसे बाहरी जो लेयर था उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जबकि जो पादप कोशिकाएं हैं या जो प्लांट सेल हैं, तो प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, सबसे बाहरी जो परत है, सबसे बाहरी जो आवरण है, उसको हम लोग जानते हैं सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति के नाम से। और उसके बाद में हमने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या फिर जो जीवाणु की कोशिकाएं होती हैं, तो उन सभी कोशिकाओं में जो सबसे बाहरी आवरण होता है तो उसमें कोशिका भित्ति के बाहर भी एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स के नाम से जानते हैं। ये हमने पिछले क्लास में बताया था। उसके बाद में हमने बताया था कि जो दूसरा पार्ट होता है कोशिका की संरचना में वो होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो आज हम लोग को मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य के बारे में ही पढ़ना है और उसके बाद में हम लोग जो है अगला जो देखेंगे उसमें हम लोग केंद्रक देखेंगे। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य या इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म आज हम लोग का लेक्चर है और इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर कोशिका द्रव्य है क्या और उसके बाद में इसमें इससे संबंधित और भी जो प्रमुख संरचनाएं होती हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बता दें कि जैसे कि मैंने पिछले क्लास में एक स्ट्रक्चर बनाया था कोशिका का कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये कोशिका है और इसमें हमने बताया था कि जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और उसके बाद में हमने कोशिका के ठीक बीच में एक संरचना बनाया था गोलाकार और इसी को हमने बताया था कि हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं।
और उसके बाद में हमने बताया था पिछले क्लास में आपको कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में यहां पे एक पदार्थ भरा होता है जो अर्ध तरल अवस्था में होता है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है जी, तो अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, अर्ध तरल पदार्थ। ठीक, अर्ध तरल चिपचिपा पारभासी पदार्थ होता है। ठीक है, और इसी पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि यहां से जो सबसे पहला जो आपका लाइन क्लियर हुआ कि कोशिका द्रव्य क्या है, तो आप यहां पे समझिए कि कोशिका द्रव्य जो है ये क्या है, तो सबसे पहला चीज कि ये एक अर्ध तरल, ठीक है, अर्ध तरल। इसके बाद में मैंने बताया कि जो कोशिका द्रव्य है वो पारभासी होती है। ठीक है, अर्ध तरल पारभासी, ठीक है, अर्ध तरल पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा। ठीक है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य क्या है जी, तो कोशिका द्रव्य एक अर्ध तरल पारभासी चिपचिपा पदार्थ है। अब बताइए जल्दी कि पाया कहां जाता है, तो हमने आपको बताया कि यह कहां पाया जाता है जी, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यह कहां पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच पाया जाता है, पाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। यानी कि अब यहां से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कोशिका द्रव्य का अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप इसकी परिभाषा देने में सक्षम हो पाएंगे। कोशिका द्रव्य के बारे में अगर कोई पूछे तो सीधे सीधे बस इतना बताना है कि कोशिका द्रव्य जो है ये एक अर्ध तरल चिपचिपा पारभासी पदार्थ है जो कहां पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के ठीक बीचों बीच में पाया जाता है। ये हमने बताया आपको कोशिका द्रव्य के परिभाषा के रूप में। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी बात जो है, कोशिका द्रव्य में ज्यादा हम लोग को जानना नहीं है, मेन तो आपका इसका डेफिनेशन क्लियर करना है। आपसे अगर प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठिएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि कोशिका द्रव्य जो है, मतलब ये ऐसे नहीं पूछेगा कोशिका द्रव्य है क्या, आपसे ये पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। ये आपका मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद में थोड़ी सी बात जो है इसके संगठन को लेकर के हम लोग कर लेते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अगर संगठन की हम लोग बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यह मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। और इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में इसमें मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में आपका हो जाएगा लिपिड या वसा, इसके बाद में आपका हो जाएगा प्रोटीन। तो ये मेन इसके घटक है, कार्बनिक घटक। वहीं अगर हम लोग अकार्बनिक घटकों की बात करें जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, अकार्बनिक घटक, अगर अकार्बनिक घटकों की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा जल और इसके बाद में आपका खनिज लवण। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोशिका द्रव्य के संगठन के बारे में बात की जाएगी तो कोशिका द्रव्य जो है वो मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से कार्बनिक यौगिक के रूप में मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में वहीं अगर अकार्बनिक घटकों की बात करें तो उसमें जल, खनिज लवण, ये जो भी हैं ये अकार्बनिक घटक के रूप में पाए जाते हैं। एक्चुअली आपको हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य एक प्रकार से, कोशिका द्रव्य एक प्रकार का जीव द्रव्य का ही पार्ट है।
मैंने बताया था आपको कि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक जो है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं और दूसरा जो है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली से केंद्रक के बीच वाला जो ई वाला पार्ट में जो तरल पदार्थ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के भीतर रहता है उसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये हमने बताया था। तो चलिए खैर वो तो बात की बात है। फिलहाल जो है हम आपको थोड़ा सा इससे और आगे लेके चलते हैं। कोशिका द्रव्य के बारे में और अगर हम लोग थोड़ा विस्तार से देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य जो है, तो कोशिका द्रव्य के भीतर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य के भीतर आपको, जैसा कि मैंने पिछला जो फिगर बनाया था, पिछला जो डायग्राम बनाया था कोशिका का, यूकैरियोटिक सेल का, तो उसमें हमने दिखाया था कि इसी में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खैर कहीं भी हो सकता है, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने बताया था कि जगह जगह अनेक छोटी छोटी संरचनाएं कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई थी, और इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? तो कोशिकांग कहते हैं, या इन्हीं को सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा बात इनके बारे में भी कर लिया जाए। यानी कि कोशिकांग के बारे में अगर कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा? कोशिकांग अगर पूछे कोई कि कोशिकांग क्या है, तो आपको सीधे सीधे कहना है कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई संरचनाएं, बिखरी हुई संरचनाएं। ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य में जो छोटी छोटी संरचनाएं बिखरी होती हैं, उन्हीं संरचनाओं को हम लोग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग आगे बढ़ाएं, और इसमें हम लोग देखेंगे जो मेन सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं कोशिका के भीतर, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले पहले हम आपको बता दें कि इसमें से जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें से कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं कुछ सेल ऑर्गेनल्स, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में तो पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसको हम अभी बता रहे हैं आपको। जैसे कि जो मेन अगर हम लोग देखें सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, कोशिकांग की बात करें, तो जो मुख्य रूप से जो कोशिकांग हम लोग को पढ़ना है, इसमें सबसे पहले पहले हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में देखेंगे। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा जो होगा, उसी को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद में हम लोग देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम के बाद में अगर हम लोग देखें तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी, या इसी को हम लोग हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखें तो गोल्जी बॉडी के बाद में आपका हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बाद में आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद में आपका यहीं पे हम लोग देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसी में आपका आ जाएगा रसधानी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में रसधानी, इसी को वैक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में रसधानी या वैक्यूल्स इसको कहते हैं। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो आपका हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है,
तो ये जो संरचनाएं होती हैं, ये जो कोशिकांग होते हैं, ये ऐसे कोशिकांग हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक बार बढ़िया से समझिए, क्योंकि यहीं से मुख्य रूप से आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? तो यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से उठाइए पूरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, उसके बाद में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक बार फिर से याद कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला, दूसरा राइबोसोम, तीसरा गोल्जी बॉडी, चौथा लाइसोसोम, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है यहां पे, ये मुख्य रूप से हम लोग को यहां पे देखना है कोशिकांग जो है इनके बारे में। इसमें एक और चीज हम आपको बता दें कि इसमें से मैक्सिमम ये जो कोशिकांग है, ये टोटल जो है ये दोहरी झिल्ली से युक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोशिकांग है वो कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। लेकिन यहीं पे जो राइबोसोम है इसमें एकल झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, यानी कि राइबोसोम में झिल्ली की संख्या कितनी होती है? तो ये एक होती है। इनमें जो झिल्लियां पाई जाती हैं वो एकहरी होती हैं, सिंगल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये तो हो गए कि जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाने वाले कोशिका। उसके बाद में हम आपको बता दें कि यहीं पे ध्यान दीजिए, एक सेल ऑर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या इसी को हम लोग तारक काय कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम या इसी को तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम या तारक काय की अगर बात की जाएगी तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। यानी कि सेंट्रोसोम के बारे में अगर पूछे तो सेंट्रोसोम सिर्फ किसमें पाया जाएगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहां पे अगला, अगर हम लोग देखें तो एक होता है लवक। तो लवक की अगर बात करें तो लवक जो है ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, लवक किस में पाया जाएगा जी? तो ये पादप कोशिका में पाया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे वो सुनिए। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी संरचना जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, और इसमें आपको गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम ये दे देगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रोसोम जो है ये कहां पाया जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में ये अनुपस्थित रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। इन सारी बातों को आप ध्यान देते रहिए। और उसके बाद में हम आपको बताएं अगला जो इसमें हम लोग को अब ध्यान देना है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से जो कोशिकांग जो आपको पढ़ना है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो है अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग को देखना है। ठीक है, और इस कड़ी में सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम आपको बता दें अंतः
प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका या इसी को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोशिका द्रव्य में जब आप कोशिका का अवलोकन कीजिएगा तो कोशिका द्रव्य में कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो, और इन्हीं संरचनाओं को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है जी? नलिका पाई जाती है। दूसरी चीज, ये एक दूसरे से जुड़ करके एक शाखित संरचना का निर्माण करती है। ये शाखाओं में बटी होती है, अर्थात ये शाखित होती हैं। ठीक है, ये शाखित होती हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक अनियमित, ठीक है, अनियमित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अनियमित सूक्ष्म शाखित नलिकाओं का समूह होता है। नलिकाओं का समूह। ठीक है, यहां पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सूक्ष्म शाखित नलिकाओं का समूह होता है, जो कहां पाया जाता है? तो जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ये आमतौर पे कोशिका द्रव्य में कहीं भी उपस्थित हो सकता है। केंद्रक से सटा हो सकता है, उसके बाद में कोशिका झिल्ली के समानांतर हो सकता है। इसकी जो स्थिति है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बनते कैसे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर संगठन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लाइपोप्रोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं। दूसरी चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये किससे बने होते हैं? तो लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद में अगर हम आपको बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चीज आप ध्यान दे दीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के बारे में थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं उन्हीं का नाम पोर्टर था। ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था? तो पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले बताया और इसका नामकरण किए थे। आपसे पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामकरण, तो भी इन्होंने ही किया था और इसकी खोज भी सबसे पहले किसने किया था? तो पोर्टर ने ही किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तीन प्रमुख प्रश्न। एंडोप्लाज्मिक कैसी है जी? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अनियमित सूक्ष्म शाखित नलिकाओं का एक समूह होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कोशिका द्रव्य के बीच में पाए जाने वाले अनियमित सूक्ष्म शाखित संरचनाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक इसी तरह से एक और आपको संरचना देखने को मिलेगा, गोल्जी बॉडी। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। गोल्जी बॉडी जो है ये उसका स्थान जो है निश्चित होता है, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्थान निश्चित नहीं होता है। ये कोशिका द्रव्य में कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो है उसी को हम लोग
चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या इसी को SER कहा जाता है। SER का मतलब हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं अगर दूसरे टाइप की बात करें तो उसको हम लोग दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका या इसी को हम लोग RER के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के? टोटल 2 प्रकार के। कौन कौन? तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दानेदार या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कहीं कहीं आपको खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी मिलेगा, लेकिन दोनों का इंग्लिश एक ही होता है। दोनों का इंग्लिश होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात जो है इन दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी कर लिया जाए। सबसे पहली चीज हम आपको बताएं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बारे में। 2-3 बात आपको इनके बारे में याद रखना है। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सतह जो है, इसकी सतह कैसी होगी? तो सतह इसकी चिकनी होगी। सबसे पहली चीज इसकी सतह जो है वो चिकनी होती है, इसीलिए इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, आखिर सतह चिकनी कैसे हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि जो RER है तो उसकी सतह पे इस तरह से कुछ ध्यान देना है। RER की सतह पे इस तरह से राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण जो है RER जो है, यहां पे ध्यान देना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह चिकनी होती है, जबकि अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी जो सतह होती है वो दानेदार होती है। ठीक है, इसका जो सतह है वो कैसा होगा? दानेदार होगा। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह चिकनी होती है, जबकि दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह जो है वो दानेदार या खुरदुरी होती है। ये बात ध्यान देना है। उसके बाद में आखिर ऐसा होता क्यों है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो आपको ध्यान देना है कि जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है तो इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। यह चीज आपको ध्यान देना है। जबकि जो दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका है तो इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, सतह पर क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए यहां पे जैसे कि जो चिकना अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तो ये छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं वो उस पर उपस्थित नहीं होता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, तो उस पे आपका छोटा छोटा ये कण पाया जाएगा और इस छोटे छोटे कण जो पाए जाते हैं इन्हीं को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए अगला चीज आपको ध्यान देना है एक और, कि जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। ठीक है, संश्लेषण करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है, जबकि अगर हम लोग दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि ये प्रोटीन के संश्लेषण करते हैं। ये किसका संश्लेषण करेंगे जी? तो प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह जो है वो चिकनी होती है, क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा चीज कि ये लिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसकी सतह पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी सतह जो है वो खुरदुरी हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग दानेदार या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरा चीज में ध्यान देना है कि ये जो है इसमें चूंकि राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण, तो इस तरह से ये जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ये चीज हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो चीज हम लोग को देखना है, अगला जो टॉपिक देखना है वो हम लोग को देखना है कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं क्या कार्य हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम लोग कार्य की बात करें कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सबसे पहला कार्य है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। और उसमें हमने बताया कि उसका काम क्या है जी, तो उसका काम है लिपिड तथा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। पहला आपको चीज क्या ध्यान देना है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला काम कि ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। उसके बाद में हमने बताया कि एक होता है RER। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि यह जो है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, इसका काम क्या है जी, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करेगा। ठीक, तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्य रूप से जो है दो काम तो आपको समझ में आ चुके होंगे। इसको पीछे भी हम लोगों ने देखा, अभी भी देख लिया एक बार कि जो SER है वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करेगा, RER प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। और जब ये दोनों इन पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं तो इनका तीसरा कार्य ये है कि ये मिल करके और एक अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं जी, तो अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करता है। किसके किसके बीच, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान के लिए, विनिमय के लिए ये एक अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए तीन कार्य जो है आपको समझ में आ गया। पहला कार्य कि SER जो है वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करेगा, RER जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। उसके बाद दोनों मिलकर के और एक अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करेंगे, जो क्या करेगा, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करेगा। चलिए उसके बाद में अगला हम इसका अगर कार्य देखें तो इसका अगला कार्य यह है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय यह सेल प्लेट का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, तो सेल प्लेट। कब करेगा, तो कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय। तो ये भी आपका एक कार्य हो गया। यानी कि अगला जो कार्य ये क्या है, तो कोशिका विभाजन के समय जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मिलकर के और सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। और अगला इसमें देखें तो चूंकि इनकी जो क्षेत्रफल है वो काफी अधिक होता है और इनकी उपस्थिति के कारण जो है कोशिका का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, कोशिका का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं।
आपसे पूछे कि कोशिका के सतही क्षेत्रफल में वृद्धि किसके कारण होता है, तो मुख्य रूप से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसके बाद में गोल्जी बॉडी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये अगला इनका कार्य क्या है, तो ये कोशिका के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। उसके बाद में और अगर हम इनसे संबंधित प्रमुख कार्यों को देखें तो उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्फीरोसोम जो है, स्फीरोसोम का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। इनमें जो RER है, ठीक है, तो RER के द्वारा स्फीरोसोम का निर्माण किया जाता है, स्फीरोसोम। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, स्फीरोसोम का निर्माण किसके द्वारा, तो ये आपका RER के द्वारा होगा। और उसके बाद में आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताएं, तो जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो SER में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग ऑक्सीजिनेज कहते हैं, ऑक्सीजिनेज, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑक्सीजिनेज पाया जाता है और ऑक्सीजिनेज का कार्य है कि यह पदार्थों का निराविषीकरण करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पदार्थों का निराविषीकरण कौन करेगा, तो ये करेगा ऑक्सीजिनेज एंजाइम, जो किसमें पाया जाता है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। जो सबसे पहला कार्य वो क्या है, तो SER के द्वारा लिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण। दूसरा कार्य RER के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक दोनों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दोनों मिल करके और एक अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों का परिवहन करता है। इसके बाद में ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में अगला जो कार्य हमने बताया वो ये बताया कि ये मिल करके और कोशिका के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और सबसे प्रमुख कि RER जो है वो स्फीरोसोम का निर्माण करता है, और जबकि SER में जो पाए जाने वाले ऑक्सीजिनेज एंजाइम है, ये मुख्य रूप से जो पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ जो होते हैं, तो उन विषैले पदार्थों का निराविषीकरण करते हैं, उनके विषाक्तता को कम करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य रूप से इसके कार्य हुए। इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक हम आपको बता दें, और उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको ज्यादा नहीं, 2-3 बातें आपको ध्यान देनी है जो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। राइबोसोम जो है, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान देना है कि आखिर राइबोसोम की खोज किसने की। और इसमें हम आपको बता दें कि राइबोसोम की खोज जो है ये सबसे पहले 1955 ईस्वी में किया गया था, और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था पैलेड, ठीक है। तो पैलेड ने इसका खोज किया, कब किया जी, तो ये इसकी खोज किए थे 1955 में, ठीक है। 1955 ईस्वी में सबसे पहले जो है यहाँ पे राइबोसोम की खोज हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो पैलेड के द्वारा किया गया था। ये अगर इसकी संरचना को देखें तो ये इतने छोटे हैं कि इनको माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, तो उनके बिना इनको देखना संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अनुपस्थिति में राइबोसोम को देखना संभव नहीं है, अर्थात ये काफी ज्यादा छोटे कण होते हैं, ठीक है। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, इनकी अगर उपस्थिति की बात करें तो सबसे पहला जो उपस्थिति है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने इससे तुरंत पहले बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाए जाते हैं, तो राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इनकी उपस्थिति की बात करें तो राइबोसोम जो है ये या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या तो उस पे पाए जाएंगे, या फिर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य, ठीक ना।
या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाएंगे या फिर कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। और कोशिका द्रव्य में इनकी उपस्थिति जो है वो विशेष रूप में होती है। कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम है वो गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं और इनके जो गुच्छे होते हैं उन गुच्छों को हम लोग पॉलीराइबोसोम या इन्हीं को हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या है जी? तो ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम के गुच्छों को हम लोग पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद में अगला चीज अगर हम आपको बताएं राइबोसोम के बारे में, तो वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बने होते हैं। राइबोसोम के अगर संगठन की बात करें तो राइबोसोम का संगठन ये होता है कि इसमें प्रोटीन और आरएनए ये दो चीज मिल करके और राइबोसोम का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो राइबोसोम बने होते हैं प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के, और इनका कार्य जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रोटीन संश्लेषण का ही कार्य भी करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा, हम लोग का जो कल का लेक्चर होगा, उसमें हम लोग आगे जो भी और संरचनाएं बच गई हैं, जो और कोशिकांग हैं, तो उनके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को जो है लगभग हमको लग रहा है कि और 1 या 2 क्लास में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो है वो आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से, आप इसको पसंद किए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको इससे संबंधित कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो, अगर कोई चीज आपको इसमें समझ में न आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप लिंक को फॉलो करके और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो उसको बहुत ही इंस्टेंट उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि और जो लोग हैं वो भी हमारे वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।